डाइटिशियन शिल्पी गोयल, जो एक डायनामिक और चार्मिंग पर्सनालिटी है। आप जब इनसे मिलोगे तो जस्ट मैं बोलता हूँ एक वर्ड, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, बस इनकी बात ही सुनते रहे, कुछ और मुंह से निकलता ही नहीं। इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी, जिन्होंने मतलब जो सेवा, अलग अलग तरीके से लोग सेवा करते हैं, लेकिन इन्होंने लोगों के जीवन में, बहुत सारे लोगों में परिवर्तन लाया है, उनके जीवन बदला है। कम से कम 500 से अधिक लोगों की इन्होंने हेल्थ जो वेट रिड्यूस करके और उनकी डायबिटीज को रिवर्स किया है। आपको मैं बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो नाम भी मुझे पता है इनके, जो जो जिनके इंसुलिन लगता था लेकिन इंसुलिन बंद हो गया। मतलब इतना इन्होंने जो डाइट प्लान दिया, जो सेवा करती हैं डाइटिशियन शिल्पी गोयल जी। अशोका रतन में इनकी क्लिनिक है और अपोलो में भी एक कंसल्टेंट है। 13 वर्षों का अनुभव है, क्लिनिक एक्सपीरियंस, जो हेल्थ मतलब हेल्थ मैनेजमेंट, जो वेट मैनेजमेंट रिड्यूस करती हैं। आप इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन छत्तीसगढ़ चैप्टर की प्रेसिडेंट भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और एक बात मैं और बता दूं, देखने से भले आपको नहीं लगती हो, लेकिन मैं आपको बता दूं इनकी शादी हो गई है और 2 प्यारी प्यारी बच्ची भी है। इनके हस्बैंड आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और स्टील मिंट कंपनी तरुण गोयल जी। आपने प्राइमरी एजुकेशन राजकुमार कॉलेज से की है, ग्रेजुएशन नागपुर से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन बड़ौदा से किया है और इंटर्नशिप मुंबई में की है। और हम सबका सौभाग्य है कि अपनी सेवाएं वो रायपुर में दे रही है। वो हमारे साथ जुड़ी हैं जी। सृजन भैया, निश्चित रूप से चेतन भैया, हमारे समाज को इनकी जरूरत है। हमारे समाज के खान पान पे कंट्रोल की आवश्यकता भी है। आज इनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा। मुझ जैसे व्यक्ति को भी वेट रिड्यूस करना है, कोशिश बहुत करता हूँ, प्रयास करेंगे। अब आज आपका मार्गदर्शन। जी जी शिल्पी, जैसे पता है आपको, सिंधी परिवार और गोयल परिवार, मारवाड़ी परिवार, लगभग खान पान एक जैसा रहता है। तो आपके आज मार्गदर्शन से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने वाला है। तो आप थैंक यू सो मच चेतन भैया, आपने जो इतना लवली इंट्रोडक्शन दिया मेरा, और श्रीचंद सुंदरानी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतना अच्छा आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये वाकई में बहुत बड़े प्राउड की बात है। और मैं आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, इसके लिए भी मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और ये मेरे ख्याल से पहली बारी नहीं है जब मैं इस समाज से, इस ग्रुप से जुड़ रही हूँ। इससे पहले भी शदानी सर के इन्विटेशन पे मैंने कई बार एड्रेस किया है और उन्होंने भी ये बात रिपीट की है कि हमारे समाज को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और हेल्थ इज माय वेल्थ, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जैसा कि शास्त्रों में भी लिखा है कि जो सबसे बड़ा सुख होता है वो निरोगी काया है। तो डेफिनेटली अगर आपका हेल्थ आपके साथ है तो ये सबसे बड़ी दौलत है दुनिया की। और अगर आप हेल्थ ही आपका साथ ना दे तो बड़े से बड़ा गोल आप अचीव नहीं कर सकते। तो हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और लाइफ में बहुत सारे हमारे हम इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी बहुत सारी बॉल्स हैं जिसे हम कॉन्स्टेंटली बैलेंस करते रहते हैं, जिसमें फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, फाइनेंस, आपका स्पिरिचुअल, मेंटल, अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। लेकिन ये जो हेल्थ वाली बॉल है ये ग्लास बॉल है। करियर और ये सारी चीजें रबर बॉल हैं, एक बार अगर ये गिर गई जमीन पे तो वापस बाउंस बैक हो सकती है। लेकिन हेल्थ की जो बॉल होती है वो कांच की बॉल है। अगर एक बार ये आपसे छूट जाए, आपने एक बार इसे इग्नोर कर दिया, तो फिर इसको वापस से अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमें हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमारी बॉडी जो है वो एक अमेजिंग मशीन है, यानी कि इसके अंदर इनबिल्ट इंटेलिजेंस है हर एक चीज को फाइट करने की, सारे डिसीजेस को सॉल्व करने की। हम इस पे जब बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं तभी हम किसी न किसी परेशानी में पड़ जाते हैं। और इसमें एक सबसे जो मेन कारण है जो एकदम सेंटर पे होता है वो है वेट का बढ़ जाना। जब वेट बढ़ जाता है तो बॉडी के अंदर के सारे सिग्नल माल फंक्शनिंग में चले जाते हैं। हमें कुछ भी चीज समझ नहीं आती, हमारे सारी बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप सभी को पता है कि 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कॉन्स्टेंटली हमें सेफ गार्ड करते रहते हैं। और हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही सुपर्ब है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही हमारी बॉडी जब हमारी डेथ हो जाती है तो हम 2 दिन भी उस बॉडी को बचा नहीं पाते, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम जो होता है वो इट स्टॉप्स वर्किंग। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे समय 24/7 हमारी बॉडी कैसे काम करती है अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का। प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम
लो हो जाता है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी तो बेबी अंदर पनप नहीं पाएगा। इसलिए कई बार प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं होने पे डॉक्टर्स इम्यूनिटी को लो करने की भी दवाइयां देते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि नेचुरली भगवान ने ऐसा डिजाइन किया है कि हमारी इम्यूनिटी उस समय लो रहती है, ताकि अंदर पनप रहे बच्चे को स्पेस मिल सके, बॉडी उसे रिजेक्ट ना कर सके। इसी तरह आप देखते हैं कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तब भी हमें इम्यूनिटी लो करने की दवाइयां दी जाती हैं। अगर इम्यूनिटी प्रॉपरली वर्क करे तो अंदर दूसरे डाले गए ट्रांसप्लांट रिजेक्ट कर देगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी कितनी अमेजिंग मशीन है। कोरोना में भी आप देख रहे हैं कि जो लोगों को कोरोना पॉजिटिव आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल एक्ट है उससे फाइट बैक करने के लिए। तो ये इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग आपकी कब, जब आप अपनी हेल्थ की प्रॉपर केयर रखते हैं। तो इम्यूनिटी आपकी 4 बातों पे डिसाइड होती है। आपकी जो गुड हेल्थ है, आपका जो फिटनेस है, आपका जो पावर ऑफ वेलनेस है, वो 4 बातों से तय होता है, जिसमें सबसे प्राइमरी और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका डाइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट चरण में आपकी फिजिकल मूवमेंट कितनी है। थर्ड आता है आपकी नींद किस तरह से आप पूरी कर रहे हैं। और चौथा आता है आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, आप क्या सोचते हैं, ये भी आपके हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि आजकल बहुत सारी जो बीमारियां हैं साइकोसोमैटिक, उनको एक टर्म दिया गया है कि वो साइकोसोमैटिक इलनेस होती है। माइग्रेन, घुटनों का दर्द, ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और काफी सारी जो बीमारियां हैं, अस्थमा, स्लीप एपनिया, ये सारी साइकोलॉजिकल इसके लिंक्स होते हैं। मतलब अगर हम जेनेटिकली भी इसके जीन्स को कैरी करते हैं तो हमारा जो मेंटल स्टेटस होता है या जो स्ट्रेस होता है वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी हेल्थ और वेलनेस को डिसाइड करते हैं। हम 1 बाय 1 इसको ब्रीफ में आपसे मैं डिस्कस करूंगी और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। डाइट यानी कि आप जो खाते हैं वो आपकी बॉडी में सारी इंफॉर्मेशन देता है और वैसे ही आप बन जाते हो। कहा भी गया है कि यू आर व्हाट यू ईट। आज आप जैसा फिजिकल स्ट्रक्चर कैरी कर रहे हैं, जैसी आपकी अंदर की इम्यूनिटी है, वो सब आपने कैसा अपने आप को फ्यूल दिया है उससे वो निर्धारित हो रहा है, उससे वो डिसाइड हो रहा है। तो डाइट में केवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि आप कब खा रहे हैं, आप कितना खा रहे हैं और आप किस तरह से खा रहे हैं। ये चारों बातें डिसाइड करके आपके आहार का सही चीज को वो डिसाइड करता है। जब हम बात करते हैं कि हम क्या खाएं, तो बेसिकली आपको ये पता होना जरूरी है कि 5 फूड ग्रुप होते हैं। हमारी 5 उंगलियां होती हैं, इसे हाई 5 भी कहा जाता है। तो ये 5 फूड ग्रुप होते हैं जिसमें आता है अनाज, पल्सेस, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट जिसमें एग और मीट भी आता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और 5वां है नट्स एंड सीड्स। तो ये पांचों का राइट कॉम्बिनेशन हमारी डाइट में होने से हम उस मील को बैलेंस्ड मील बोलते हैं। और जितने भी हम लोग हैं जो वेट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या जो लोग भी 30+ हैं, इनफैक्ट हम सभी लोगों को एक गोल्डन रूल फॉलो करने की जरूरत है जिसे माई प्लेट अप्रोच कहा जाता है। आपके स्क्रीन पे आपको एक प्लेट नजर आ रही है, उसका जो आधा हिस्सा है, आपकी जो भी प्लेट आप इस्तेमाल करते हैं, इसेंशियली हमें बहुत बड़ी प्लेट पे नहीं खाना चाहिए, हमें एक नॉर्मल साइज की डिनर प्लेट पे खाना चाहिए। जब आप उसे बीच से डिवाइड करते हैं तो आधा हिस्सा उसका वेजिटेबल और फ्रूट्स का होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए, और इससे हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, इससे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। बचा हुआ आधा हिस्सा को वापस आप आधा आधा डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा आता है आपका प्रोटीन का, जिसमें आपके एग, पोल्ट्री, नॉनवेज आइटम या दालें और स्प्राउट्स आते हैं, और बचा हुआ 1/4 हिस्सा आता है आपके अनाज का। इसे हम 25% का रूल भी बोलते हैं। यानी कि जब भी आप एक चपाती खाते हैं तो उसके साथ एक बाउल दाल, एक बोल सब्जी और एक बोल सैलेड, ये आप जरूर खाएं। तो जब हम इस तरह से मील को डिजाइन करते हैं, जबकि अभी करंट ईटिंग सिनेरियो कैसा है कि हम ज्यादा मात्रा अनाज की खा लेते हैं,
यानी कि हम 4 सब्जी खा लेते हैं और सैलेड तो बहुत सारे लोग खाते ही नहीं है और सब्जी उसके कंपैरिजन में कम रहती है। तो जब हम अपने रेशियो को इस तरह से चेंज करते हैं और उसके साथ एक साइड डिश आपको डेयरी की दिख रही है जिसमें 1 कटोरी दही, 1 कप दूध, 1 गिलास मट्ठा, इस तरह से जब आप इंक्लूड करते हैं तो ये आपका एक बैलेंस्ड मील कहलाता है। तो एक लेमैन के लिए, एक नॉर्मल नॉलेज वाले पर्सन के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपने मील का 40% हिस्सा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से खाए। अब आप पूछेंगे कि क्यों फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से खाए? क्योंकि जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें कैलोरी कंटेंट काफी कम होता है, उसमें 80% वाटर होता है और जितना बचा हुआ हिस्सा है उसमें जो कैलोरीज मिलती हमें वो काफी कम होती है और फाइबर ज्यादा होने की वजह से हमारा पेट इससे बहुत अच्छी तरह से भर जाता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या अवेलेबल सभी तरह के वेजिटेबल्स आप तीनों मील में शामिल करें और अधिक मात्रा में अपना आधा पेट, अपना भूख इससे आप शांत करें, तो आप कभी भी वेट को लेके तकलीफ में नहीं रहेंगे। तो अक्सर हम लोग ऐसे हंसते हैं कि जब व्यापारियों को बात समझाई जाए तो कैश के माध्यम से समझाई जाए तो उन्हें ज्यादा समझ आता है। और आज जहाँ यहाँ इतने सारे लोग जो जुड़े हैं, मैक्सिमम आप लोग बिजनेस पीपल हैं, तो मैं आपको इस तरह से इसको समझाऊंगी कि जो वेजिटेबल होते हैं उसको 20 रुपए का नोट समझिए, जो फ्रूट्स होते हैं उसको 50 रुपए का नोट समझिए, और जो सीरियल और पल्सेस होते हैं यानी कि अनाज और दालें होती हैं उनको 100 रुपए का नोट समझिए, जिसमें शक्कर और फैट दोनों मिला हुआ है। जैसे केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स, मैदे का जो स्वीट डिश होती है उनको 1000 रुपए का नोट समझिए, यानी कि गुलाब जामुन 1000 रुपए का नोट है। अब आपको जब पेट भरना है तो आपको 20 रुपए वाले नोट को खूब सारा लेने से भी आपका पेट भर जाएगा, तो आपको इस तरह से चूज करना है। तो इसको हम ये भी कहते हैं कैलोरी डेंसिटी। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि कैलोरी डेंसिटी यानी कि कुछ चीजों का पर ग्राम आपको बहुत कम कैलोरी देता है, जबकि वहीं दूसरी चीजों का पर ग्राम आपको ज्यादा कैलोरी देता है। तो आपको डाइट में उन चीजों को शामिल करना है जिनकी ज्यादा क्वांटिटी कम कैलोरी देती है, और कम क्वांटिटी ज्यादा कैलोरी देती है उन चीजों को बहुत वाइसली खाना है, सोच समझ के खाना है। अगर आपने उन चीजों से पेट भर लिया तो गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अगर आपने गुलाब जामुन से पेट भरना शुरू कर दिया तब वहां पे गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे लेसन ये है कि राइट सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक गुड थिंग्स इन लार्जर क्वांटिटी एंड बैड थिंग्स इन स्मॉलर क्वांटिटी। कीप कैलोरी डेंसिटी ऑफ फूड इन माइंड, जो कि मैंने आपको अभी बताया। जब हम बात करते हैं व्हेन टू ईट, टाइमिंग ऑफ मील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैं आप लोगों का फोकस लाना चाहूंगी कि इस कोरोना पीरियड ने एटलीस्ट हमें ये समझा दिया है कि रात का खाना टाइम से खाया जाए, क्योंकि आप सब अग्री करेंगे कि इन जनरल जब मैं सिंधी कम्युनिटी को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत लेट नाइट डिनर आप करते हैं, जबकि गोल्डन रूल ये बोलता है कि आपका डिनर आपके सोने के 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। और हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो जैसे जैसे सन ढलता है वैसे वैसे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हमारी जो डाइजेशन पावर है वो स्लगिश होती है। तो सुबह में ठीक से खाइए, दिन में अच्छे से खाइए, और जैसे जैसे शाम हो कैलोरी डेंसिटी वाली चीजों को कम लीजिए, और डिनर जितना अर्ली किया जाए उतना ही बेहतर होता है। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपको सर्कैडियन रिदम फॉलो करना है, यानी कि सूरज के उगने और ढलने के रिदम को फॉलो करना है, तो आपकी बॉडी में बीमारियां नहीं पनप पाएंगी। जितने भी लोगों को एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग या ओबेसिटी, ये सारी ट्रबल्स हैं, उनके खाने के टाइमिंग सही नहीं है। आप जब अपने दिन का खाना 4 बजे खाते हैं, रात के खाने को 11 बजे खाते हैं और सुबह के नाश्ते को 12 बजे लेते हैं, तो फिर ये आपकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ है। तो क्यों ना आप अपने खाने की टाइमिंग्स को प्रॉपरली करें। तो आप अपने मील टाइमिंग्स को फिक्स करके उसे फॉलो करें। डिनर के 3 घंटा पहले आप कुछ ना खाएं, आप अपने डाइजेशन को रेस्ट दें और अपने सटाइटी क्यूज पे काम करें, यानी कि जब आप खाते हैं तो 20 मिनट्स हर मील को दें। आप अगर बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में खाएंगे तो फूड अंदर जाएगा और आपको सटाइटी क्लू मिलने के पहले ही आप ओवर ईटिंग कर चुके रहेंगे। सटाइटी क्लू का मतलब होता है हमारा पेट भर गया है, ऐसा सिग्नल हमारी बॉडी देती है, लेकिन इमीडिएट नहीं देती। जब खाना अंदर चला जाता है तो उसके 10 मिनट्स 20 मिनट्स के बाद वो सिग्नल आता है। तो हमेशा कोशिश आप करें कि खाने को धीमी स्पीड से खाएं।
और खाना लेने के बाद थोड़ी देर वेट करें, अपने खाने को पूरा पेट को फुल होने तक आप खाते ना जाएं, आप थोड़ी सी जगह रख के उठ जाएं, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि आपने बिल्कुल सही खाया है। और जब भी खाने के बाद आपको लगे कि आपने ओवर ईटिंग कर ली, आपको ब्लोटिंग और आपको गैस और आपको बहुत ज्यादा फुलनेस लग रहा है, तो अब आपको अपने मील की पोर्शन साइज को कम करने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं कि हाउ टू ईट, ये भी एक बहुत जरूरी बात है। आज हम जो करते हैं वैसा हमारे बच्चे करते हैं। तो आप में से कितने तो लोग ऐसे होंगे जो टीवी देखते हुए खाते हैं या फिर मोबाइल स्क्रीन के सामने रखते हुए खाते हैं अपना फूड, और वैसा ही चीज हमारी आने वाली जनरेशन हमको देख के फॉलो करती है। तो खाने के टेबल पे आप मोबाइल और टीवी और ये सब चीजों को न रखें, आप जरूर खाने को पूरी तरह से अटेंशन दे के खाएं। तो माइंडफुल ईटिंग करने से भी हमारी जो सटाइटी होती है, हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, वो काफी अच्छा रहता है और हमें सटाइटी के क्लूज भी मिलते हैं, यानी कि आपका पेट भर गया ये भी क्लू मिलता है। तो माइंडफुल ईटिंग करें। अपने खाने को प्रॉपरली च्यू करने से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है और आपको स्टमक के ट्रबल्स नहीं आते हैं। तो च्यू करते हैं तो आधा डाइजेशन आपके मुंह पे होता है, आपके जितने एंजाइम होते हैं वो फूड के साथ मिक्स होते हैं और आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो हम डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए कितनी सारी मेडिसिन खाते हैं, कितना सारा हाजमा की गोलियां लेते हैं। अगर हम च्यू करें प्रॉपरली फूड को तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत बेनिफिट हो सकता है। पानी एक ऐसी चीज है जिससे अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। हम ये नहीं समझते कि हमारी बॉडी का 80% पानी है और हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है यानी ब्रेन का 90% पानी है। तो अगर आप दिन भर मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर इन्वॉल्व इन सम और द अदर काइंड ऑफ मेंटल एक्टिविटी, तो हमें पानी का इंटेक अच्छा रखना है। पानी का इंटेक कम होने से आपके मसल्स को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिलता, आपकी बॉडी में पेन चालू होता है, आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। आपकी यूरिन का कलर आप चेक करें, अगर ये बहुत येलो आप पास करते हैं यूरिन, यानी कि आप पानी कम रखते हैं। बहुत से लोगों को किडनी स्टोन, इंडाइजेशन के इश्यूज रहते हैं, वो सब भी कम पानी पीने की वजह से रहते हैं। तो पानी को बढ़ाते ही कभी कभी वेट लॉस चालू हो जाता है, बिकॉज आप पानी को पीते रहते हैं, मतलब आप पानी कम पीने की वजह से आप खाना ज्यादा खा लेते हैं, तो पानी बढ़ाते ही आपका वेट लॉस भी चालू हो जाता है। तो पानी को प्रायोरिटी दें। आपका वजन जितना भी है इस वक्त, उससे आप मल्टीप्लाई करें 4 को। अगर मेरा वजन 50 किलो है तो 4 को मल्टीप्लाई करने से मेरी पानी की रिक्वायरमेंट आती है 2 लीटर। तो इस तरह हर किसी की पानी की रिक्वायरमेंट उसके वजन से डिसाइड होती है। तो आप जरूर अच्छे से पानी पिए, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। और एक चीज जिसका हम ख्याल नहीं रखते हैं वो ये है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है हम सभी का। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि हम सभी की एक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट जो हम सांस लेने में, डाइजेशन में, सोचने में या जिंदा रहने में खर्च करते हैं, ये कैलोरी रिक्वायरमेंट हर किसी की अलग अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी टाइप, एज, जेंडर, फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड मसल टू फैट रेशियो। यानी जिसकी एज कम होती है, एज के साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म चेंज होता रहता है। मेल के मुकाबले फीमेल्स का मेटाबॉलिज्म कम होता है, रिक्वायरमेंट उनकी कम होती है। फिजियोलॉजिकल यानी कि जब भी आपको थायराइड होता है तो आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है। मसल टू फैट रेशियो यानी कि बॉडी में जैसे जैसे एज बढ़ती है मसल्स कम होने लगती है, इस कारण से भी जो BMR है वो कम हो जाता है। अगर हम इस बात का ख्याल न रखें और सेम फूड फॉलो करते जाएं तो डेफिनेटली आपका वजन बढ़ने लगेगा। इसलिए कई बार जब हम इस बात की बात करते हैं कि 30 के बाद आपका वेट बढ़ सकता है, तो इसका यही कारण होता है कि आपने अपनी डाइट में प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं किया। बात करते हैं एक्सरसाइज की। जो दूसरा पहलू है, इंपॉर्टेंट पहलू, वो है एक्सरसाइज। डाइट आपका वजन डिसाइड करता है और एक्सरसाइज आपकी बॉडी का शेप डिसाइड करता है। मैंने ऐसा देखा है कि कई बार लोग अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो इमीडिएटली वो एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, पर डाइट को सही तरीके से मॉडिफाई न करने की वजह से उनको कोई रिजल्ट नहीं आता। कई बार आप देखते हैं कि लोग जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन डाइट में प्रॉपर तरीके से करेक्शन ना होने की वजह से उन्हें रिजल्ट्स बहुत कम मिलते हैं या नहीं के बराबर। तो अगर आपको वजन घटाना है, आपका डाइट आपका मेजर रोल प्ले करता है।
एक्सरसाइज से आपकी बॉडी शेप में आती है, आपकी फिटनेस इंप्रूव होती है, आपका मसल बिल्डिंग होता है और डेफिनेटली आपके वेट लॉस में भी एक्सरसाइज की मदद मिलती है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये बात का ध्यान रखें कि एक्सरसाइज चैलेंजिंग होनी चाहिए। यानी कि अगर पिछले 10 सालों से आप 30 मिनट वॉक करते हैं, सेम स्पीड में वॉक करते हैं, तो आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है, फिर उसका बेनिफिट मिलना आपको बंद हो जाता है, उतनी एक्सरसाइज की बॉडी को आदत पड़ जाती है। तो एक्सरसाइज जब भी करें, आप कोई भी काइंड की एक्सरसाइज कर रहे हो, उसे चैलेंजिंग रखें, यानी कि या तो स्पीड बढ़ाएं या समय को बढ़ाएं। तो इस तरह से ये चैलेंजिंग होनी चाहिए और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए। केवल एक टाइप की एक्सरसाइज से बॉडी का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट सही होता है। तो ऐसा माना जाता है कि देयर आर 5 एस्पेक्ट टू योर फिटनेस: स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्टेबिलिटी, स्पीड एंड स्किल। यानी कि 5 चीजों पे आपको काम करना होता है। जब आप वॉक कर रहे होते हैं तब आपकी स्टेमिना बिल्डअप हो रही होती है, जब आप योगा करते हैं, जब आप जिमिंग करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तब आप स्किल पे काम करते हैं। तो ये 5 अलग अलग पहलू हैं। इन पांचों को, इसको कहा जाता है 5S। ये पांचों को बैलेंस में और चेंज कर करके हमें ट्राई करते रहना चाहिए। और जो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस होती हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में जो एक्सरसाइजेस होती हैं, वो जरूर आपको करनी चाहिए। उससे वेट लॉस में काफी हेल्प मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। और 35 से 40 मिनट का जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर करना चाहिए। और करने के बाद केवल उतना काफी नहीं है, आपको दिन भर भी एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं स्लीप की। नींद में आपकी पूरी बॉडी रिपेयर होती है, हील होती है। तो ये कुदरती डिजाइन किया हुआ है, जिसके साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। कई बार हम इसे बहुत इग्नोर करते हैं, पूरी रात जग लेते हैं, अगले दिन भी काम कर लेते हैं, तो इससे हमारी इम्यूनिटी भी अफेक्ट होती है। तो स्लीप को प्रॉपर रिस्पेक्ट दें। और ज्यादा सोना भी खतरनाक है। बहुत सारे लोग हैं जो दिन में भी सोते हैं, रात को भी सोते हैं, तो फिर वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्लीप, हर चीज का मॉडरेशन होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्वालिटी स्लीप लेते हैं 7 घंटे की, तो वो काफी है। और बहुत सारी जो फिजिकल इलनेस है, जैसे डायबिटीज, बीपी, इसमें हमें नींद नहीं आती ठीक से रात को, तो इस केस में ओबेसिटी में भी आपको ठीक से नींद नहीं आती है। तो इस केस में आपको अपनी स्लीप प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। बहुत ज्यादा गैजेट से एक्सपोज नहीं रहना चाहिए सोने के पहले। और स्लीप को प्रॉपर अगर हम रिस्पेक्टफुली उसको फॉलो करें, तो ये भी हमारी वेलनेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बात करते हैं इमोशंस की। तो जब भी आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, तो आपको पता है कि आपके अंदर चक्रास होते हैं, आपके यहाँ से लेकर के नीचे तक पूरे 7 चक्रास हैं। और जहां पे भी ये ब्लॉकेज आता है, तो ये आपके डिसीज के रूप में पैदा होता है। आपकी बॉडी एक स्मार्ट मशीन है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मशीन है। तो हमारा जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, तो आपकी बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं। साइंस ऐसा प्रूव करता है कि कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन बोला गया है। कॉर्टिसोल जब भी सिक्रीट होता है, तो ये आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। और जैसे ही आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है, आप बहुत सारी बीमारियों के लिए ओपन हो जाते हो। तो स्ट्रेस लेना, नेगेटिव इमोशन में रहना या इमोशनली अनस्टेबल रहना, ये सही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइफ में तो इतनी सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जिसके साथ हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, और कई बार ऐसे इमोशनल आउटब्रेक्स होते हैं कि हम उसमें फंस जाते हैं। तो आप रेगुलर में आप प्राणायाम जरूर करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके इमोशंस को काफी सेटल रखती हैं। मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन करने को हैबिट में डालें। जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे जो चीजें होती हैं, हम अपने मेंटल लेवल पे उसको रिजॉल्व कर पाते हैं। और जितनी भी कुछ बातें हो, आप अपने बॉडी पे उसको हावी ना होने दें। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हैं। लास्ट में मैं आपको इतना कहना चाहूंगी कि गुड हेल्थ का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तो ये आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपने जो हैबिट्स, आपने जो लाइफस्टाइल फॉलो की है, आप उसका एक प्रोडक्ट हैं, आप उसका एक नतीजा हैं। तो अगर आपको उसे रिवर्स भी करना है, अगर आपको अपनी हेल्थ को बेटर बनाना है, तो भी ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही होगा। जिसमें सबसे पहला प्रोसेस होगा अवेयरनेस का। जैसे आज का जो टॉक आपने अटेंड किया, तो कई मामलों में आपको ये पता चला होगा
कि ये सारे एस्पेक्ट हैं जिन्हें मुझे फिक्स करना है, जिसमें गलतियां हैं जिसे मुझे सही करना है। जब ये रियलाइजेशन होती है तो आप एफर्ट्स चालू करते हैं। उसकी टेक्निक्स होती हैं, आपको मोटिवेटेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है, और डेफिनेटली फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एज ओल्ड हैबिट्स होती हैं उसको चेंज करना, हैबिट्स को एक्वायर करना, ये डिफिकल्ट टास्क है। इट डेफिनेटली रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट्स एंड विल पावर। सो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी बॉडी की केयर कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इतना कहने के साथ ही आई वुड से कि आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं मैं उसके लिए ओपन हूँ। थैंक यू। शिल्पी जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सरल भाषा में आपने समझाया। बोलते हैं एक एप्पल लो डॉक्टर से दूर रहो, हम कहेंगे शिल्पी के करीब रहो डॉक्टर से दूर रहो। तो आपने बहुत ज्यादा जो रुपयों में पैसों में समझाया, मतलब इतनी सरल भाषा में कि इससे और ज्यादा सरल भाषा हो ही नहीं सकती। कुछ लोगों के क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं एक मिनट श्रीचंद भैया जी को अनम्यूट कर लूं। और कुछ लोगों के क्वेश्चन है, रेज हैंड हो रहे हैं। श्रीचंद जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, श्रीचंद भैया। मैं लेकिन उससे पहले उससे पहले बता दूं कि बहुत खास लोग जुड़े हैं आपको सुनने के लिए। नए नए हमारे जो युवा विंग के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं सचिन मेघानी जी, मीटिंग के बाद पहली बार जुड़े हैं। आपको बधाई सचिन जी, और जुड़े भी हैं। और खरसिया से अमित चंदवानी जी, प्रेम प्रकाश मध्यान जी, और पिछली बार जो थी रेकी ग्रैंड मास्टर सोनिया धर्मराज भी जुड़ी है। संरक्षक लक्ष्मीचंद गुलवानी, भोपाल से रोशन लाल उतमानी जी, महासमुंद से दिलीप कृष्णानी, कांकेर से डॉक्टर लक्ष्मीचंद लालवानी, अमरदास खट्टर जी, द्वारकादास वासवानी जी, राजकुमार तारवानी, चंदर विधानी जी, अध्यक्ष कपड़ा व्यापारी संघ के अभिषेक मंगवानी जी, सोनी साहू, आकाश सिंधुजा और अनिल जोसिंगानी, अनीता हिरदानी, अन्नू गुलाटी ब्यूटिशियन, अंशिता मनुजा, अशोक डोडेजा, भारती गावड़ा, भावना साहित्या, दिनेश अटवानी, नीलेश तारवानी, दिव्या अडवाणी, कृतिका मृगानी, जयचंद जी, रेखा जीवतानी, डॉक्टर सीए संजना साहू, सीए संजय माखीजा, सतराम बजाज मुखी साहब वो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, शमा गुरनानी जी। इसके अलावा भी बहुत जुड़े हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन के बाद मैं और नाम बताऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चन कर लें। सबसे पहले मुरलीधर जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप क्वेश्चन कर ले। मुरलीधर साडीजा जी अब अपने आप को अनम्यूट कर ले। जी मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि डाइटिशियन शिल्पी गोयल के नाम से आप YouTube में सर्च करें और इनको आप हर समय अपने करीब पाएंगे। और इनका YouTube चैनल भी हमारे पास रहेगा, तो हमसे डॉक्टर बहुत दूर रहने वाले हैं। तो मुरलीधर जी आप क्वेश्चन करें अपना। मुरलीधर साडीजा जी। आदरणीय जी, छत्तीसगढ़ संदीप, सभी जुड़े सदस्यों और मुख्य रूप से आज रायपुर में भी जी मुरली भैया करे क्वेश्चन। हाँ सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम जी। और आज का जो उद्बोधन था बहुत ही ओजस्वी था, बहुत ही प्रभावी था, बहुत हृदय को छुआ है उन्होंने। मैं इनके लिए शिल्पी जी को सबसे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। और मेरा क्वेश्चन ये था मैडम, मैं वेट जो है वो आइडियल है मेरा, और कोई दवाई भी नहीं लेता हूँ आज तक, कोई तकलीफ भी नहीं है, उम्र भी 60 पार है जी। क्वेश्चन और उसके अलावा मुझे सिर्फ एक आनुवांशिक जिसको बोलते हैं जेनेटिक तकलीफ है, मोशन ठीक से नहीं होता, उसके कारण मैं बहुत ज्यादा त्रस्त हूँ। उसके लिए कोई आप मुझे कोई दें सुझाव तो मैं आपका आभारी रहूं। जी शिल्पी मैडम। तो मोशन के लिए सबसे फर्स्ट चीज है कि आप पानी को बढ़ा लें। जितना पानी आप पीते हैं उससे ज्यादा पी लें थोड़ा। और जो फाइबर बहुत ज्यादा पाया जाता है जिन चीजों में, उन चीजों को आपको बताना चाहूंगी। जब हम अनाज की बात करते हैं तो ओट्स में अच्छा फाइबर होता है। ओट्स और जौ में, जौ को बार्ले कहा जाता है, तो ओट्स और जौ में अच्छा फाइबर होता है। फलों की बात करते हैं तो सभी तरह के फल में, स्पेशली पपीते में, अमरूद में, जामुन में और बेल में, इनमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। फलों को भी आप इंक्लूड करें। फलों का जूस लेने की बजाय फल खाएं। जब हम सब्जियों की बात करते हैं तो सभी तरह की सब्जियां, स्पेशली मेथी, ग्वारफली, आपका जो मशरूम, ये सभी में बहुत अच्छा फाइबर होता है। सभी तरह की वेजिटेबल फाइबर से भरी हुई है, हर तरह की हरी भाजियां। और दालों की बात करेंगे तो छिलके वाली दाल और जितनी साबुत होती हैं जैसे छोला, राजमा, काला चना, इनमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। तो ड्राई फ्रूट की बात करेंगे तो अंजीर बहुत अच्छा है। अंजीर, बादाम, इनमें भी फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो
अगर हम आयुर्वेद की बात करें, मतलब कि अगर आपको इन सभी चीजों को इंक्लूड करके भी कोई दिक्कत आ रही हो, तो हरड़ करके एक आयुर्वेदिक औषधि है हरड़। आप उसको जब डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं, 1 चम्मच हरड़ का पाउडर बना लेते हैं, मेथी उसमें पाउडर मिक्स कर लेते हैं, तो मेथी हरड़ का जो पाउडर होता है, जीरा बहुत अच्छा फाइबर है, जीरे को भी उसमें पाउडर मिला के कर ले, तो मेथी, सौंफ, जीरा और हरड़ का पाउडर बनाकर मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ, और डेफिनेटली आपके बड़े से बड़े कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व कर देता है। इसको वार्म वाटर के साथ आपको निगलना होता है। थैंक यू वेरी मच मैडम, ये हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, खास करके सीनियर सिटीजन के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। मिसेस तारवानी, सीए चेतन तारवानी की वाइफ। अच्छा मैडम 2 क्वेश्चन थे। जैसे कि हम लोग 3 मील्स लेते हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो और आजकल जैसे बोला जाता है कि 2-2 घंटे में लेना चाहिए, उससे वेट पर इफेक्ट रहता है, तो उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो मिनिमम 3 घंटे तो आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। जब आप एक मील लेते हैं तो 3 घंटे तक अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। कंटिन्यूस स्लो एंड फ्रीक्वेंट से आपका वेट लॉस नहीं होता है, क्योंकि लगातार ईटिंग करने से पूरे टाइम आपकी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस चालू रहता है और इंसुलिन हार्मोन होता है, वो हर समय ऊपर रहता है। तो आपको खाने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप देना चाहिए। तो आप 3 से 4 मील अपने दिन भर के प्लान कर सकते हैं। नॉर्मली हम 10 घंटे अवेक रहते हैं और 10-12 घंटे हम मतलब बिना खाने वाले मोड पे रहते हैं, सोते हैं फिर उठते हैं। जो 10 घंटे हैं इसमें 4-4 घंटे करके आप इसको 3-4 मील में डिवाइड कर सकते हैं। पर कंटिन्यूअस खाते रहना, मंचिंग करते रहना, ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल किसी के लिए भी नहीं है। और जो लोग वेट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनको तो जरूर एक गैप करके ही मील लेना चाहिए। कंटिन्यूअस मंचिंग बिल्कुल सही नहीं है। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम। और मेरा सेकंड क्वेश्चन, मैडम मेरी स्लीप बहुत डिस्टर्ब रहती है हमेशा, मतलब वो आप बताइए कि स्लीपिंग आवर्स में मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ। जैसे अपन अच्छे से सोते हैं ना, सो नहीं पाती हूँ, सुबह के बाद मेरे को नींद आती है आफ्टर 4 o'clock। ये वाली चीज के लिए बहुत सारे पॉसिबल कारण हो सकते हैं। जैसे अगर किसी बात की मेंटल परेशानी है, उसका भी बैक ऑफ द माइंड में चल सकता है काम। आपको ऊपर से समझ नहीं आएगा, पर सबकॉन्शियस लेवल पे किसी बात की परेशानी के कारण भी माइंड जो है वो कंटिन्यूअस वर्क करता रहता है और आप स्लीप नहीं पा पाते हैं। दूसरा, कई लोग शाम को सो जाते हैं तो उनको भी रात को प्रॉपर्ली नहीं आती है। तीसरा, हम लोग बहुत ज्यादा मोबाइल और टीवी के स्क्रीन के सामने होते हैं, तो एक हार्मोन होता है, मेलाटोनिन नाम है। ये मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है जैसे ही सन सेट होता है, तो हमारी बॉडी मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है। ये मेलाटोनिन हार्मोन स्लीप इंड्यूस करता है, यानी कि ये आपके अंदर नींद लाता है। जब हम बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट के सामने होते हैं तो ये मेलाटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है 10 बजे रात को। तो 10 बजे अगर आप सो गए तो आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रोलॉन्ग कर दिया, अगर आप कुछ ना कुछ कारण से अपने आप को लाइट से एक्सपोज रखे रहे, तो फिर आपको नींद आने में बड़ी दिक्कत होती है। तो रात के लास्ट मील पे 1 कप गर्म दूध अगर आप लेते हैं तो उसमें ट्रिप्टोफान नाम का अमीनो एसिड होता है जो स्लीप को इंड्यूस करता है। इसके अलावा बहुत सारी नर्व रिलैक्सेंट भी नेचुरल ड्रिंक्स है, जैसे अश्वगंधा होती है, कैमोमाइल होती है, कैमोमाइल टी आती है, यहाँ रायपुर में अवेलेबल नहीं है। कैमोमाइल टी जब आप लेते हैं रात को, ये भी आपके नर्व्स रिलैक्स करती है और आपको एक नेचुरली स्लीप इंड्यूस करती है। बट सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने मेंटल लेवल को बिल्कुल खाली करना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन। शिल्पी जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अच्छा सेशन था आज का। और शिल्पी जी, मुझे एक बात पूछनी थी। मुझे 11 साल हो गए, थायराइड है। कुछ लोगों का कहना है कि थायराइड में फूल गोभी और सोयाबीन खानी चाहिए, और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, ये खाने से कुछ भी नहीं होता है। आप बताइए। कि जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं जैसे गोभी, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, सोयाबीन, तो इनको कहा जाता है कि थायराइड में नहीं लेना चाहिए, इनका कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है। तो इनको आप कुक्ड फॉर्म में लेते हैं या उसको कम क्वांटिटी में लेते हैं तो फिर इसका कोई नुकसान नहीं है। नॉर्मली सोयाबीन की थोड़ी क्वांटिटी अलाउड रहती है।
तो इसमें बहुत ज्यादा आप ध्यान न दें, आप चीजों को ठीक से फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो देती हूँ, और मेरा मानना है कि थोड़ी मात्रा में सोयाबीन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो आप ले सकती हैं ये सारी चीजें। थायराइड में जो मेन ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको अपने वजन को लेके सजग रहना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से वेट गेन करने की टेंडेंसी रहती है। थैंक यू। हाँ मैम, एक्चुअली मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, वहाँ पे जो स्पीकर था उसने आयोनाइज्ड वाटर के बारे में बताया था। जो हम पानी पीते हैं वो बोल रहे थे जो भी एक्वागार्ड हो या जो भी पानी पीते हैं वो डेड वाटर होता है, तो आयोनाइज्ड वाटर के बारे में उन्होंने बताया था। तो क्या वो एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है क्या? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन है कि आपने जो रेशियो बताया पानी का 4 टाइम्स द बॉडी वेट, तो उससे ज्यादा भी पिए तो उससे कोई इशू होता है क्या बॉडी के लिए? और नंबर 3 क्वेश्चन है मैम, आप जो एक्सरसाइज के बारे में बता रही थी कि वो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ होना चाहिए, वो थोड़ा अब फिर से एक बार समझा दीजिएगा कि एंटी ग्रेविटेशनल होना चाहिए एक्सरसाइज। और नंबर 4 क्वेश्चन है, जैसे हम वर्कआउट करते हैं, मान लो शाम को मैं वर्कआउट करता हूँ, तो जो हमारी स्वेट निकलती है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि इमीडिएटली हमको ट्रैवल नहीं करना चाहिए ताकि उसमें हवा न लगे स्वेट को, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, उससे भी कुछ इफेक्ट होता है क्या? ये 4 क्वेश्चन है मैम मेरे। बस ना, ठीक है भैया, 4 क्वेश्चन। मैडम इतने क्वेश्चन याद ही नहीं रख पाएगी संजय। चलो बोलते जाओ मैडम जी, पहले पानी के बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका आयोनाइज्ड वाटर, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि आप अल्कलाइन पानी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ मैं वही है ना। तो जो अल्कलाइन पानी होता है अच्छा होता है, अल्कलाइन पानी हमारी बॉडी को हेल्प करता है। लेकिन अगर आप नेचुरली भी अल्कलाइन पानी बना सकते हैं घर पे, जब आप पानी पे लेमन डालते हैं या खीरा डालते हैं तो वो नेचुरली अल्कलाइन बन जाता है। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप अल्कलाइन पानी में जाएं, और अगर आप जाते हैं तो ये एक एडिशनल आपके लिए लग्जरी है। मतलब आप अल्कलाइन पानी लेते हैं तो बहुत सारे डाइजेशन इश्यूज आपके सॉल्व हो जाते हैं। मैं नॉर्मली अपने पेशेंट्स को पानी को नेचुरली अल्कलाइन बनाने की सलाह देती हूँ, जिसमें वो लोग लेमन, कुकुम्बर, मिंट, पुदीना ये सब डाल के उसको अल्कलाइन बनाते हैं। आपका जो दूसरा, उसका रेशियो कैसे, क्या करना है तरीका? उसका रेशियो कुछ नहीं है। जब भी आप क्यूकम्बर डालते हैं पानी में, आधा खीरे को कट करके डाल दें या आधा नींबू को निचोड़ दें तो पानी नॉर्मली अल्कलाइन बन जाता है। यानी कि मेरा कहना ये है कि अगर आप डाइट में इतनी सारी एसिडिक चीजें लेते हैं, जैसे कि बिस्किट, मैदा, ब्रेड, और फिर आप पानी पीते हैं अल्कलाइन, वो भी इतनी महंगी मशीन का, तो फायदा क्या है? अगर आप अपनी बॉडी को नॉर्मली भी एसिडिक चीजों से बचाएं। एसिडिक चीजें क्या होती हैं? जो बहुत ज्यादा हाई शुगर, हाई फैट और हाई आपका रिफाइंड अनाज की बनी होती है। तो अगर आप उससे नेचुरली भी बचाएं तो फिर अल्कलाइन पानी पीने की जरूरत नहीं, आपकी बॉडी नॉर्मली भी अल्कलाइन रहती है। ओके। आपका क्वेश्चन था कि एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस में ये जैसे अपन ने हाथ ऊपर किया, ये भी एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है ना। और आप अपने बॉडी वेट को लिफ्ट करके, बहुत सारे योगा एक्सरसाइजेस एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज होते हैं। जैसे आप प्लैंक में जब रहते हैं, या आप दंड बैठक करते हैं, या स्टेयर क्लाइंबिंग भी करते हैं, सीढ़ी ऊपर नीचे भी करते हैं, वो भी एंटी ग्रेविटी है। तो कहीं पे भी जहां आपको, जैसे आप सब्जी का थैला उठाते हैं, वो भी एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपके मसल्स का पावर आप यूज कर रहे हैं, दैट इज एंटी ग्रेविटी, और वो आपके मसल्स को इम्प्रूव करती है और साथ में आपकी पूरी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। तीसरा क्वेश्चन था कि जब हमें स्वेट आता है बहुत ज्यादा, तो हमें ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं। तो जब हम स्वेटिंग करते हैं तो बॉडी का ये नेचुरल मैकेनिज्म है, जब हमारी बॉडी हीट अप हो जाती है तो बॉडी स्वेट रिलीज करती है ताकि बॉडी कूल डाउन हो जाए। तो कभी कभी हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंडी जगह चले जाएं, जैसे हम स्वेट हो रहे हैं और अचानक एसी में चले जाएं, तो ये टेम्परेचर फर्क होने से कई बार हमारी तबीयत, जैसे ठंडा गर्म बोलते हैं ना, एकदम अचानक से आपने टेम्परेचर चेंज किया या ठंडा ठंडा पानी पी लिया, अंदर बहुत हीटअप हुए थे और ठंडा ठंडा पानी पी लिया, नहा लिया, तो ये टेम्परेचर एक्सट्रीम फर्क होने से बॉडी में कभी कभी दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत ज्यादा कोई, इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा परेशानी या सोचने की जरूरत है। पूछना था, जैसे कि आजकल बड़े लोग मना करते हैं खाना खाने के बाद पानी पीने के लिए, तो उसमें आपके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? खाने के तुरंत बाद जब आप पानी पी लेते हैं तो आपके डाइजेशन, जो जूसेस हैं जो बॉडी में सिक्रीट होते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं,
तो आप खाने के पहले पानी पी लें। खाने के इमीडिएट पहले एक ग्लास मट्ठा ले लिया या सूप ले लिया तो वो चल जाएगा, पर खाने के इमीडिएटली बाद जब पानी पी लेंगे तो डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट होने की वजह से आपको कुछ डाइजेशन वाले इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर वो इश्यूज नहीं आ रहे हैं तो इसमें आप यू आर फ्री। मैम, मुझे लगभग 2 माह से सर्वाइकल और बैक पेन है। सर्वाइकल और बैक पेन में कोई विशेष खान पान में चेंज करना चाहिए या फिर क्या नहीं लेना चाहिए, मैं वो मार्गदर्शन चाहता हूँ। बैक पेन के लिए वजन बहुत जिम्मेदार होता है, सर्वाइकल के लिए भी आपका पोस्चर और आपका वजन बहुत जिम्मेदार होता है, और जब वजन की बात करते हैं तो उसमें फिर डाइट का लिंक हो जाता है। तो आप मैं जानना चाहूंगी कि आपका वजन सही है कि ज्यादा है, आप ओवरवेट हैं? हाँ, मैंने ओवरवेट है। तो सबसे पहला कोशिश ये होनी चाहिए कि आप हेल्दी वेट को फॉलो करके अपने वजन को नियंत्रित करें, सही रेंज पे लाएं, तो आपके बैक पे प्रेशर कम जाएगा और आपका बैक पेन रिलीव होगा और सर्वाइकल में भी उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। ओके, थैंक यू मैडम। दिशा आईपेड से कौन है? नीलेश तारवानी, राजकुमार तारवानी जी क्वेश्चन करें। हेलो मैडम। हेलो नीलेश क्वेश्चन करें। हेलो, हाँ मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम जो फास्ट रखते हैं वो डाइट के सही है कि फास्ट रखना चाहिए लोगों की तरफ, आपकी तरफ से? क्वेश्चन कर रहे हैं कि उपवास रखना चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना नीलेश? क्वेश्चन उपवास रखना चाहिए कि नहीं, ये मैडम बताएं। ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है। उपवास रखना बहुत अच्छा होता है अगर सही तरीके से रखा जाए। उपवास रखने में हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो क्लींस होती है, लेकिन जब भी आप उपवास को तोड़ते हैं तो अपने खाने को बिल्कुल ध्यान दें। सबसे पहले पानी, फिर पतला कोई जूस, फल, सैलेड, छाछ, मट्ठा और फिर हल्का भोजन लें। तो उपवास करने का अगर सही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो फास्टिंग रखना बहुत फायदेमंद होता है, डेफिनेटली रखनी चाहिए। मंथली रखना चाहिए कि वीकली रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए उपवास फास्टिंग? वीक में एक फास्ट तो आप जरूर रख सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन योर फूड, इनफैक्ट जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है उसमें एवरीडे योर फास्टिंग, तो मैं ऑल्टरनेट फास्ट भी आपको रिकमेंड कर सकती हूँ डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप, कंडीशन, आपकी अभी करंट में आप कैसा खाना पीना खा रहे हैं। तो ऑल्टरनेट डे का फास्ट से लेके वीकली वंस, मंथली वंस, साल में एक, किसी भी तरीके का फास्ट रख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, हेल्थ गोल क्या है, हम उससे क्या अचीव करना चाहते हैं। कि जैसे मदर को शुगर है तो वो ड्राई फ्रूट्स लेने की कोई लिमिट, यानी ड्राई फ्रूट्स में कुछ क्वालिटी रहता है कि कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने? जी बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स वैसे कंपैरेटिवली सेफ हैं, लेकिन आप उसको क्वांटिटी, फिर भी पोषण कंट्रोल होना जरूरी है, तो किस टाइम पे लेना ये भी इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली मैं जो ड्राई फ्रूट्स देती हूँ डायबिटिक्स को तो इवनिंग के स्नैक के तौर पे देते हैं, तब उसमें 7 से 8 दाने आपके बादाम के, 2 पीस अखरोट के, और इतना ही मैं देती हूँ नॉर्मली। जो किशमिश होती है, खजूर होता है और अंजीर होता है, उसकी क्वांटिटी स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि कितनी आप दे रहे हैं, वरना इतना काफी होता है कि आपने 4-5 से लेके 6 से 8 दाने आपने दे दिए बादाम के और 2 वॉलनट के दे दिए, या फिर 4 बादाम, थोड़े से मूंगफली और 2 अखरोट, ये काफी अच्छा होता है। जैसे मॉर्निंग टाइम है मैडम कि मैं 35 ईयर्स का हूँ, अभी मैंने टेस्ट कराया तो शुगर मेरे पास मतलब बॉर्डर पे है, बीपी बॉर्डर पे है और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो क्या डाइट लूं, ये मेरा सवाल है। आपको इमीडिएटली मुझसे संपर्क करने की जरूरत है। ये तीनों चीजों के शिकंजे में आप घिर रहे हैं, इस चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर निकलने की जरूरत है, वरना ये 3 चीजें हैं, ये 3 से 6 में कन्वर्ट हो जाएंगी। बीपी और कोलेस्ट्रॉल, मैडम थायराइड भी आ गई है, 4 है। हाँ, तो आप 6-7 चीजों में कोलेस्ट्रॉल और सारे शिकंजे में कस जाओगे, तो आपको इमीडिएट मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत है। यही मैं यहाँ इस वक्त ये बोल सकती हूँ। तो आप चेत जाएं, आप अपने डाइट और लाइफ स्टाइल में एक ड्रास्टिक परिवर्तन लाएं, क्योंकि ये चारों मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं इसको, यानी कि आपके डाइट और लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई 4 चीजें आपको आ गई हैं, 4 और हैं जो आ सकती हैं अगर आपने सही समय पे सही स्टेप नहीं लिया तो। जी जी, थैंक यू। आप तो समुद्र से आई है लग रहा है मुझे, है ना?
और आपने जितनी बातें बोली है लगभग मैं अपने ऊपर लागू करती हूँ, पर एक बात पूछ रही हूँ कि कॉफी, चाय और नींबू लेना चाहिए कि नहीं? नहीं लेनी चाहिए। ये बात मैं अपने हर वेबिनार में बोलती हूँ कि चाय के 1 कप में जो शुगर जाती है, और बहुत सारे लोग चाय से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ये बिल्कुल हेल्दी शुरुआत नहीं है। आपको अपने दिन की शुरुआत लेमन पानी से करनी चाहिए, और उसमें भी हनी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं होती। हनी एक तरह का स्वीट चीज है, तो आप अपने दिन की शुरुआत लेमन पानी से करें। और चाय, कॉफी, ये सारी चीजें कैफिनेटेड होती हैं। इससे आपकी बॉडी में न केवल वेट गेन करने की टेंडेंसी आती है, इनकी टेंडेंसी एसिडिक होती है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं करने देते कैफिनेटेड ड्रिंक्स, और आप इसके एडिक्शन में भी फंस जाते हैं। और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, उनको कैफिनेटेड ड्रिंक्स कम लेने चाहिए। तो बेहतर तो यही होगा कि आप समय रहते नॉन कैफिनेटेड ड्रिंक्स, यानी कि ग्रीन टी जिसमें कैफीन नहीं मिला होता, उनमें आप शिफ्ट हो जाएं। तो चाय और कॉफी को जहां तक संभव हो बंद कर दें, और ग्रीन टी या हर्बल टी जो आप जिसमें आप हल्दी, लौंग और हल्दी का जो पानी होता है, हल्दी दालचीनी का पानी, वो लेना शुरू कर दें। जी थैंक यू। और अभी एक आध क्वेश्चन करके ये आज के ज़माने में स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ें बोली। उनका यहाँ आना बहुत सार्थक सिद्ध हुआ। ऐसा हमेशा उनको कम से कम 6 महीने में एक बार अपनी पंचायत में बुलाना चाहिए, तो ये सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी जी। और उनका यहाँ आना बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत सबकी तरफ से उनका आभार। थैंक यू जी। थैंक यू। में लेंगे उसके बारे में बताएं, और फाइनल रिमार्क हमारे पूरे सिंधी समाज को दें। देखिए, फाइनल रिमार्क में ये बोलना चाहूंगी कि आपने अगर अपनी बॉडी की केयर कर ली तो आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और जब भी हमें डायबिटीज, शुगर, थायराइड या कोई भी बीमारी आती है, तो ये आपके लिए एक अलार्म है। इसमें केवल आप डॉक्टरी कंसल्टेशन ना लें, आप अपने डाइट और आहार परामर्शकर्ता के पास जरूर जाएं और अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव शुरू कर दें। क्योंकि जब आप मेडिसिन शुरू करते हैं तो ये वही होता है जैसे कहीं लीकेज हो रहा हो और आपने वहां पे एमसिल लगा के उसको एक बार फुल कर दिया, लेकिन वो लीकेज कहीं और से चालू हो जाएगा। तो आप जब तक रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे, केवल लक्षणों पे काम करेंगे, तो सिम्टम्स, जो मेडिसिन होती हैं वो आपके सिम्टम को क्योर करती है, पर प्रॉब्लम को जड़ से एड्रेस नहीं करती है। जब तक आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं लाएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से मिटाना संभव नहीं है, बल्कि दूसरी प्रॉब्लम्स ऐड होती जाएंगी। तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के साथ साथ एक डाइटिशियन से मिलना बहुत जरूरी होता है। जहां तक मेरी बात जरूरत है अपने वेट से लेकर या जो भी परेशानियां हैं, आप डेफिनेटली मुझसे संपर्क में आ सकते हैं। और यही इकलौती ऐसी चीज है जो आपको लॉन्ग टर्म अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर सकती है। यही मेरा मैसेज है आप सभी के लिए। जी थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। निश्चित रूप से आज गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ नया सीखने को मिला जो हम अपने ऊपर अप्लाई करें, और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी जुड़े हैं, डॉक्टर अशोक बजाज भी जुड़े हैं, और बीजेपी युवा मोर्चा के और बहुत अच्छी बिजनेस ट्रेनिंग देने वाले दिनेश सुंदरानी भी जुड़े हैं। आप सबका भी स्वागत। और मैं लास्ट में बबन जी से निवेदन करूंगा, छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत चेयरमैन, वोट ऑफ थैंक्स के लिए, क्योंकि इंदर जी नहीं दिख रहे हैं महासचिव, तो आप से निवेदन कि आप वोट ऑफ थैंक्स दें। बबन जी। जी 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 शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने मुखीगण जुड़े हैं, हमारे संरक्षक महोदय जुड़े हैं, हमारे युवा विंग की टीम बहुत अच्छी पूरी जुड़ी हुई है, हमारी महिला विंग की टीम जुड़ी हुई है। सबका आभार, सबको धन्यवाद। शिल्पी जी, आपके जितने भी इसमें आपने हमको दिए कि भाई गोल्डन प्लेट से लेके आपने जो नोटों के बारे में समझाया, मेरे ख्याल से इतनी सरल भाषा में और कोई नहीं समझा सकता। आपको इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिल्पी जी। और नहीं, मेरा सवाल कोई नहीं है। मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ पूरे प्रोग्राम से, और बहुत नई नई जानकारियां मिली, बहुत अच्छा लगा मिलके। थैंक यू सो मच। मुखी साहब का भी कॉम्प्लीमेंट्स मिल गया शिल्पी जी आपको। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय। एंड आप सबको फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि अपने जीवन में